बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और जिस तरह से हम देख रहे हैं आजकल लोग अपने आप को वैक्सीनेट करा रहे हैं और मिलने में एहतियात नहीं बरत रहे हैं। जिस तरह से अगर हो ना कि एक दूसरे से मिलने लगे हों तो कहते हैं भाई थोड़ा दूर रखें, समाजी फासला बरकरार रखना है। तो वो कहते हैं कि नहीं हम तो वैक्सीनेटेड हैं, हमने वैक्सीन लगवा ली, हमसे ना आप घबराएं, घबराने की तो जरूरत ही नहीं है। घबराना नहीं, आप लोगों ने हम वैक्सीनेटेड बात कर रहे होते हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है वो इस तरह से बात कर रहे हैं कि जी कि अब तो खैर है, हमने तो वैक्सीन लगवा ली है तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप हमसे हाथ मिलाएं, आप हम गले लगना चाहते हैं आपके तो गले लग लेते हैं। तो इस तरह से नहीं करना। जैसे WHO ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, वो गाइडलाइंस ये हैं कि कुछ ममालिक या कुछ स्टेट्स ये फैसले कर रही हैं कि अब मास्क उतार दिया जाए, क्योंकि हमने अपने तकरीबन 80% लोगों को वैक्सीनेट कर लिया, हमने शायद अपने उस एरिया के अंदर हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर ली है, इसलिए ये फैसले किए जा रहे हैं। तो मशवरा दिया गया है ये WHO की जानिब से कि अगर आपने ख़ुद को वैक्सीनेट कर भी लिया है तब भी मास्क आपने नहीं उतारना। और जिन ममालिक ने ये फैसला लिया है वो इस पर नजरसानी करें। और इसके साथ साथ हमदा जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट की बात करें क्योंकि उसके ट्रांसमिशन के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, तो ऐसे में तो बिल्कुल ही आप लोगों को एहतियात करनी होगी, क्योंकि मास्क जो है वो आपकी एहतियात का जो है ना वो पहला आप लोगों को कवर करता है मास्क की। तो मास्क जो है वो लाजमी है। उसके अलावा समाजी फासला जिस तरह से पहले कहा गया था कि रखना है, आप लोगों ने 6 फीट का जो फासला था कहा गया था कि एक दूसरे से रखें, तो उस फासले को भी बरकरार रखना है और मास्क पहन के रखना है, अपने आप को सैनिटाइज भी करके रखना है। और जिस तरह से इकरा ने बात की है, ये WHO ने डेल्टा वेरिएंट का जिक्र भी किया है साथ। उन्होंने कहा डेल्टा वेरिएंट की वजह से अभी हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अभी हम ये नहीं कह सकते कि हमने इस वायरस को शिकस्त दे दिया। तो जिन ममालिक ने बड़ी तादाद में अपने लोगों को वैक्सीनेट कर लिया है वो भी ये फैसला ना करें, इस फैसले से गुरेज करें कि मास्क अब नहीं है हमारी ज़रूरत और हम ये नहीं कर सकते हैं कि अभी से फैसला कर लिया जाए कि जी मास्क ना लगाएं, कोई बात नहीं, आपने खुद को वैक्सीन लगवा ली है तो रवैये बदलें, थोड़े से रवैये बदलने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से हम भी अपने प्रोग्राम के थ्रू भी लोगों को बार बार कह रहे हैं कि वैक्सीनेट तो करवाएं अपने आप को, साथ ही साथ समाजी फासले जो है उनको भी बरकरार रखें और SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। वो इसी वजह से हम कह रहे थे कि SOPs की फिर भी आपने खिलाफ वर्जी नहीं करनी, क्योंकि बेशक वैक्सीनेट हो जाए तब भी खतरा होता है, लेकिन कि कोविड हो सकता है, लेकिन सिर्फ ये है उसे वैक्सीनेशन लगवाने से कि वो जो अगर आपको कोविड हो जाता है तो उससे आपकी कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाती है उस जर्म से लड़ने के लिए। हाँ, और आप जो हैं शायद आप पे कोरोना वायरस आप पे असर नहीं कर रहा होगा, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि आप पे कोरोना वायरस जो असरअंदाज हो रहा हो लेकिन उसकी शिद्दत वो नहीं होगी। लिहाजा हमने ये करना है, हमने ख़ुद को वैक्सीनेट करवाने के बाद भी वही SOPs जो हम वैक्सीन लगवाने से पहले जिन पर अमल कर रहे थे उन पर वैसे ही अमल करते रहना है और इससे हम ज़्यादा सेफ़ रहेंगे, हम दूसरों को भी सेफ़ रखेंगे। तो आगे हाथ मत कीजिए, लोगों को ये मत कहिए कि मैंने तो ख़ुद को वैक्सीन लगवा ली है तो आप मेरे से बिल्कुल सेफ़ हैं। तो इस सोच को हमें बदलने की अब ज़रूरत है। साथ ही का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना जब तक WHO या हमारी रियासत हमें नहीं कहती। अभी बच्चों के लिए ज़रा अच्छी खबर है शायद, क्योंकि बच्चे खुश होते हैं जब भी छुट्टी मिल रही होती है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र तालीमी इदारों में तातीलात का जो है ऐलान कर दिया, मगर हर सूबे ने अपनी मनमानी की है इसके। बिल्कुल ऐसे ये सिंध तो छुट्टियां देने से ही साफ इनकार कर रहा है, जबकि वफाक की अगर बात करें तो वफाक में तालीमी इदारे 18 जुलाई से 1 अगस्त तक बंद रहेंगे और गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ तलबा की ही होंगी, असातिज़ा की नहीं होंगी। हाँ, और पंजाब भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल बरोज़ जुमेरात यानी कि कल से 1 जुलाई से 1 अगस्त तक बंद रहेंगे। पंजाब के वज़ीर तालीम मुरादरा साहब ने अपील की है कि छुट्टियों में बच्चे कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा ने भी तालीमी इदारों में गर्मियों की तातीलात का ऐलान बिल्कुल। और हमजा एलामिया के मुताबिक कहा जा रहा है कि जो सरकारी और निजी तालीमी इदारे हैं उनमें और मदारिस में 1 जुलाई से 11 जुलाई तक वो उनको भी बंद रखा जाएगा। और इसमें यह भी कहा गया कि प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक जो तालीमी इदारे हैं वो भी बंद रहेंगे। अच्छा, वो सिंध की बात करें तो वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सूबे में फ़िलहाल गर्मियों की छुट्टियों का फैसला नहीं हुआ। अगर किसी इलाके में मौसम ज़्यादा गर्म हुआ तो इजलास में हम गौर कर लेंगे इस पर, उस वक्त फ़ैसला कर लिया जाएगा ज़रूरत को देखते हुए
ये फ़ैसला कर लिया जाएगा। अब जिस तरह से वज़ीर तालीम पंजाब मुरादरा साहब ने बात की है कि हम ये अपील करते हैं कि बच्चे जो हैं वो घरों पर रहें। जब छुट्टियाँ इस तरह से दी जा रही होती हैं तो फिर हम देखते हैं कि बच्चे बाहर इंजॉय करने के लिए निकल सकते हैं, पिकनिक हो रही होती है। छुट्टियाँ देने का जो मकसद है वो ये है कि SOPs पर फॉलो करने और घर में अपने आप को महफूज रखने बच्चों ने। और हमने अवामी राय जानने की कोशिश की है क्योंकि मिला जुला रद्द-ए-अमल आ रहा था इन छुट्टियों के ऊपर। कुछ पेरेंट्स ये चाह रहे थे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो छुट्टियां हो जानी चाहिए, कुछ ये कह रहे थे कि पहले ही इतना ज़्यादा हर्ज हो गया अब दोबारा से छुट्टियां नहीं देनी चाहिए। तो हमने अवामी राय जानने की कोशिश की है, आपको वो सुनाते हैं। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨਡਾਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ नहीं समझ आती हुकूमत की कर रही है। जो छुट्टियां कर रही है तो ईद की छुट्टियां एक्चुअली बन गई, ये जो गर्मी की छुट्टियां तो नहीं बनती। गवर्नमेंट की तरफ से जो छुट्टियों का ऐलान किया गया है ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है। छुट्टियां हुई हैं ये बहुत गलत हुआ। पहले भी साल पूरा स्कूल की छुट्टी हुई है, बच्चों की तालीम ख़राब हो रही है, बच्चे अब उनका दिल भी नहीं करता पढ़ने को, बच्चे बहुत ख़राब हो चुके हैं। 18 तारीख से छुट्टियां हो रही हैं तो 19-20 को ईद है तो चाहिए तो ये तो सिर्फ ईद की छुट्टियां हुई तो ये समर वेकेशन तो ना। तो अवामी आपने राय सुन ली है। सदर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन कासिफ मिर्ज़ा साहब से जान लेते हैं कि निजी स्कूल इस फैसले को किस नज़र से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। 1 जुलाई से 1 माह के लिए स्कूल बंदिश के फैसले से क्या आप इत्तफाक करते हैं और क्या इस फैसले से पहले आपसे मुशावरत भी हुई थी? सर ये बड़ी हमारी बदनसीबी है कि आपको पता है मसलसल 2.5 साल गुजर चुके हैं, तालीम का जो सिलसिला है उसको बंद रखा गया है और अब ये तीसरा साल हमारा चल रहा है। बदनसीबी ये है कि इसमें भी हमारे बच्चों को उनके आइनी तालीमी हक से महरूम किया गया है। और अब जबकि एक बड़े अरसे के बाद तालीम का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है तो फिर दोबारा उसको डिसकंटिन्यूटी का शिकार कर दिया गया है। ऑलरेडी जो है आप देखें सिंध में, बलूचिस्तान में तालीमी इदारे खुले हैं। इवन कि जो PTI की अपनी गवर्नमेंट है, आप KPK में देख लें 10 दिन की उन्होंने छुट्टियां अनाउंस की हैं। और हम ये भी देखते हैं कि फेडरल के अंदर भी 18 जुलाई से लेके जो है वो ऑनवर्ड जो है वो छुट्टियां की गई। पाकिस्तान में पंजाब से ज़्यादा गर्म इलाके जो हैं वो इस वक्त तालीम के लिए, तदरीस के लिए वो खुले हैं। उसमें सिंध, बलूचिस्तान आपके सामने है। और हालात यहाँ है, बदनसीबी हमारी है कि हमारे यहाँ मुसल्लत हो चुके हैं कुछ ऐसे लोग तालीम के शोबे के ऊपर जिनको तालीम से दुश्मनी है और यही वजह है कि बगैर मुशावरत के वो ऐसे फैसले करते हैं। ना सिर्फ फैसले करते हैं, वो थोपते हैं वो फैसले। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो लेटेस्ट सर्वे हुए हैं 90% से ज़्यादा जो पेरेंट्स ने जो भी ये बात की है कि तालीमी अदारे खुले रहने चाहिए। और तालीम के लिए हमने बच्चों का जो टाइम है उसको रिव्यू कर चुके हुए हैं और इस वक्त जो सुबह 7 से लेके 10:30-11 बजे तक की हमारी टाइमिंग है। डिसकंटिन्यूटी होने के साथ एक तो इस वक्त हमारा 50% बच्चा तालीमी इदारों में वापस नहीं आया। फिर हम देख रहे हैं 15 लाख में से 8 लाख टीचर ही छोड़ चुका है। और सबसे खतरनाक बात ये 10,000 हमारा पहले अगर वालिदैन से बात करें तो मौसम की शिद्दत के बायस वालिदैन भी ये चाह रहे हैं कि बच्चों को स्कूलों में ना भेजा जाए, हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं। ऐसे में अगर हुकूमत ने चंद छुट्टियां दे दी हैं तो इसमें बुराई क्या है? साथ ईद भी तो आ जाएगी, ईद की छुट्टियां भी इसी के अंदर आ जाएंगी। इसमें मैं गुजारिश ये कर दूं कि इस वक्त लेटेस्ट जो 4 मुख्तलिफ सर्वे हुए हैं जिसमें 90 से लेके 93% तक मुख्तलिफ सर्वे के अंदर ये बात कही गई है कि वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी बच्चों की तालीम के हवाले से और वो जो है वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चों का जो तालीम का जो नुकसान है वो ना हो। वो अपने बच्चों की मुस्तकबिल से बहुत ज़्यादा परेशान है। इस हवाले से वो ये चाहते हैं कि तालीमी इदारे खुले रहें और गर्मी का तो हल मौजूद है। देखिए फिर गर्मी के लिए तो जो टाइमिंग की थी वो 7 से लेके 10:30-11 बजे तक की थी। आपका एक विंटर एरिया है, वहाँ ऑलरेडी सेशन जो है दिसंबर में ख़त्म हो जाना है तो फिर वहाँ तो बिल्कुल ही टाइम अब नहीं रहा इस साल के लिए। लिहाजा जो विंटर एरिया उसको तो खुला ही रहना चाहिए था और जो आपका समर एरिया था वहाँ टाइमिंग को कंट्रोल कर लिया गया था। बहुत भी अगर ज़रूरत आपको थी तो ईद के लिए वो चंद दिन जो है वो अगर छुट्टियाँ कर ली जाती तो कोई हर्ज नहीं था। लेकिन इस समय आपको ये बात बताऊँ, वालिदैन हमारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने बच्चों की तालीम के लिए क्योंकि वो देख रहे हैं कि तीसरा साल भी उनके बच्चों का बर्बाद हो चुका है। और वो जब घरों में अब इन बच्चों को देखते हैं तो यकीनन बहुत जो वालिदैन हैं और ख़ासतौर पर समझदार जो वालिदैन टीचर्स की अगर बात कर ली जाए तो निजी तालीमी इदारों के असातिज़ा की वैक्सीनेशन की रफ्तार किस तरह से चल रही है? क्या आप समझते हैं कि ये ठीक चल रही है और उम्मीद करते हैं कि छुट्टियों के बाद बिला तातुल क्लासेस होंगी?
ये हमारी बड़ी बदनसीबी है कि इस वक्त असातिज़ा की तो कभी भी किसी भी शोबे के अंदर हमने माजी में भी देखा और आप भी देख रहे हैं कि अहमियत जो है हुकूमतों ने कभी नहीं महसूस की। और यही हमारी बदनसीबी है कि इस वक्त भी वैक्सीनेशन का जो अमल है उसमें असातिज़ा को जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से नज़रअंदाज किया गया है। अभी आप असातिज़ा की बात करें, इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो वैक्सीनेशन का जो अमल है जो सुस्त रवि का शिकार है, वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी का मसला है, बहुत से इश्यूज इस वक्त चल रहे हैं। तो इन हालात में जब आप वैसे ही तालीमी इदारों को बंद करना शुरू फिर दोबारा कर देंगे तो वैक्सीनेशन का अमल कैसे होगा? और फिर यकीनन जब वैक्सीनेशन का अमल प्रॉपर नहीं होगा तो ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन इस तरह बरकरार रहेगी। तो हम मुतालबा करेंगे NCOC से और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान साहब से कि खसूसी तौर पर प्रायोरिटी के ऊपर जो असातिज़ा को वैक्सीनेशन के काशिम मिर्ज़ा साहब, बोर्ड इम्तिहानात के हवाले से क्या कोई हुकूमत से मुशावरत चल रही है? आप समझ रहे हैं कि जुलाई के आखिर में इम्तिहानात जो है आराम से सही तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएंगे? देखें, पहली तो बदनसीबी हमारी ये है कि जब आपके वज़ारत तालीम के अंदर, चाहे वो फेडरल हो चाहे वो सूबाई हो, जाली रस्तों की भरमार होगी तो ऐसे फैसले होते रहते हैं। पाकिस्तान का एक और इंडो पाक का बल्कि कल्चर है कि जिसके अंदर जो मौसम है वो ऐसा है कि बच्चों के लिए आइडियल ये था कि वो जो मार्च और अप्रैल का जो टाइम था जो शुरू से हमेशा से साल से चलता आ रहा है, वो आइडियल टाइम है जिसमें बच्चे एग्जाम देते हैं, यकसुई के साथ करते हैं, मौसम बेहतर होता है, लाइट की यहाँ आपको पता बहुत से इशू हैं। अब चूँकि इनकी मिस मैनेजमेंट और बैड मैनेजमेंट की वजह से अब ये सिलसिला बहुत आगे चला गया। जब ये सिलसिला आगे चला गया तो जुलाई में आपको पता है लोड शेडिंग की जो सूरत हाल है और जो डिसकंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन दोबारा हो गई। अभी आप देखें बच्चे एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं, इन्होंने स्कूलों में छुट्टियां देनी शुरू कर दी हैं। स्कूल छुट्टियों पे चले जाएंगे बच्चों की 9th की, 10th की, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, फिर आगे जो हमारे ओ लेवल्स के जो एग्ज़ाम भी हैं, ये सारे ही बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं और इसमें हमारे बच्चों का जो है बहुत नुकसान हो रहा है। वो बच्चे सही चीख रहे हैं, आपने उनको फिजिकल क्लासेस नहीं दी, आपने ऑनलाइन का सिस्टम मौजूद नहीं था और वो बच्चे क्या करें? वो सही कहते हैं, वो हर जगह वो ये चीख रहे हैं। बच्चों की जो तकलीफ है, जो कि आह बका है, इसको क्यों नहीं हमारे जो हुक्मरान हैं वो जिस तरह से अगर बात कर लीजिए 2 सालों में एजुकेशन सिस्टम की हमारा तालीमी निज़ाम बहुत बुरे तरीके से मुतासर है और बच्चों का बहुत ज़्यादा हर्ज हुआ है, तो ऐसे में 2 सालों का जो अजाला वो कैसे किया जाएगा? क्या कोई आप लोगों ने प्लान भी बनाया इससे मुतालिक? ऑलरेडी हमारा 2 साल तो कोरोना की नज़र हो गया है, लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि मौजूदा सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट्स पूरे पाकिस्तान में जो इस वक्त काम कर रही हैं, जब से आई हैं, पहला साल हम देखते हैं एजुकेशन का 85 डेज़ का जो था पाकिस्तान की तारीख का शॉर्टेस्ट एजुकेशनल कैलेंडर था जो कि इन्होंने किया और छुट्टियों की नज़र करते रहे। तो कोविड से पहले भी इनकी रवश ऐसे ही थी। मैं बदनसीबी से हम लोग तो अब इस नतीजे पर पहुँचे कि शायद ये तालीम से मुखलिस नहीं या तालीम इनकी प्रायोरिटी है, ना माजी के हुक्मरानों की तो थी ही नहीं, इनकी तो शायद बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि अब जो अगले 2 साल हुए, लगभग 3 साल हमारा तालीमी नुकसान हमारे बच्चों का, नस्लों का, औलादों का हुआ है और आपने ये देखा है कि अब उसके रिजल्ट सामने आने शुरू नहीं हुए हैं। बच्चा तालीम से दूर हुआ, तरबियत से दूर हुआ और इस सिस्टम के अंदर तरबियत का एलिमेंट पहले भी ऐसा अच्छा नहीं था कि जिसमें कोई अच्छे कैरेक्टर बिल्डिंग की जा सकती। तो अब क्राइम रेट पाकिस्तान में बढ़ा है। पाकिस्तान के अंदर बच्चों की जो तालीम है वो जो पहले भी बहुत ज़्यादा काबिल रश तो नहीं थी, लेकिन डिसकंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन 3 साल से स्कूल, तालीमी इदारे बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटीज़ बंद, बच्चा जो है इस वक्त डिप्रेशन का शिकार है। कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जिन कौमों ने तरक्की करनी होती है उसके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आप कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन करें, डिसकंटिन्यूटी कोई हल नहीं। जब आप कंटिन्यूटी करेंगे तो बच्चों को हमें एक ज़बरदस्त किस्म का एक रिव्यू प्रोग्राम देना पड़ेगा जिसमें बच्चों की जो भी डेफिशिएंसीज अब तक हमने देखी हैं मुख्तलिफ क्लासेस में, चाहे वो प्री स्कूल हो या प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, उसमें हमें एक क्रैश प्रोग्राम लेके आना पड़ेगा जो उनकी डेफिशिएंसी भी दूर करेगा। हमें आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे पहले थे 2.5 करोड़, 5 करोड़ बच्चों की डिसकंटिन्यूटी से इसमें से 50% मजीद आउट ऑफ स्कूल हो चुका है, उसको भी वापस लेकर आना पड़ेगा। हमें अपने असातिज़ा को वापस लेकर आना पड़ेगा जो 15 लाख में से 8 लाख ये फील्ड छोड़ चुके हुए हैं। हमें अपने उन खो जाने वाले उन स्कूलों को जो बंद हो गए, बर्बाद हो गए, हमें उनके लिए काम करना पड़ेगा और इसके
उसके लिए खुसूसी बजट गवर्नमेंट को रखना पड़ेगा। हम गवर्नमेंट के साथ हैं, हम चाहते हैं इस मुल्क में इन बच्चों का तालीम का सिलसिला जारी रहे, इन बच्चों को इनका तालीमी हक मिले और तालीम प्रायोरिटी रखी जाए हुकूमतों की नज़र में। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप सरपरस्ती खुद फरमाएं और तालीम दोस्त लोगों को आगे लेके आए। और अब भी वक्त है कि हम अपने मुल्क को काम के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले बहुत ज़रूरी है वो है हमें अपनी को बेहतर करना पड़ेगा। काशिम मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू आप लोगों ने मुलाहिज़ा की कि वो जो कह रहे थे कि बड़ा नुकसान हो गया है तो अभी छुट्टियाँ मज़ीद नहीं होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसने फ़ैसला किया, मतलब मुख्तलिफ जो सूबाई हुकूमतें उन्होंने अपने तौर पर फ़ैसले लिए हैं और फ़ैसले लिए जा चुके हैं, तो छुट्टियाँ तो अब होंगी। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कौमी असम्बली में नए माली साल 2021-22 का बजट अक्सरियत से मंजूर कर लिया बिल्कुल और फाइनेंस बिल पेश करने की तहरीक के हक में 172 वोट आए, जबकि 138 वोट तहरीक के खिलाफ भी आए। और बजट मंजूरी के मौका पर मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए बेशतर अरकान की तो वो गैर हक थे। अच्छा, कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के 56 में से 54 अरकान जो थे वो ऐवान में मौजूद थे और जो नहीं आए वो कहा जा रहा है कि कोरोना के बायस शायद नहीं आ सके थे। और वज़ीर आज़म के असम्बली हॉल आमद के मौके पर हुकूमती बेंचेस से इमरान खान के हक में नारेबाजी की गई और ये आप देख भी रहे हैं कि जिस वक्त वज़ीर आज़म जो हैं आए थे, लेकिन अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ऐवान में नहीं आए। बिल्कुल ऐसे ही हमजा। और जबकि दूसरी जानब अगर बात की जाए कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने अपोजिशन को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि 40 लाख लोगों को घर मिलेगा, सेहत कार्ड मिलेगा, जबकि कारोबार के लिए बिलासूद कर्जे भी मिलेंगे तो अपोजिशन फारिग हो जाएगी। अच्छा, उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि 74 साल तारीख में पहली मरतबा गरीब के लिए रोड मैप रखा गया है, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि स्पीकर कौमी असम्बली ने सिर्फ आवाज़ के वोट पर ही बजट मंजूर कर लिया, ये गैर कानूनी अमल है। उनका कहना था कि जब हमने आवाज़ के वोट को चैलेंज किया तो उस पर स्पीकर को गिनती करवानी चाहिए थी, ऐसा ना करने से सारा अमल ही गैर कानूनी हो गया है। और बिलावल साहब ने ये भी बात की कि नून लीग के अरकान जो नहीं आए हैं, शहबाज शरीफ साहब खुद नहीं आए, जिस पर एहसन इकबाल साहब ने कहा था कि वो उनके बहनोई इंतकाल कर गए थे, तो वो इस वजह से मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नहीं आए हैं। और साथ मरीम औरंगजेब साहिबा ने कहा था कि अगर हम मुकम्मल होते भी तो क्या करें। लेकिन हमजा हमने देखा है कि जिस तरह से जब बजट मंजूर है तो बहुत से अहम लोग जो थे वो नहीं है असम्बली में पहुंचे। शाहिद खान नवासी साहब नहीं थे, ख्वाजा साद रफीक साहब नहीं थे। खैर बात कर लेते हैं, अब तो बजट मंजूर हो गया है तो इस बजट से आवाम को क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि बजट तो मंजूर हो गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तिजारत आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया हमजा साहब वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आलिया साहिबा ये बताइएगा, बजट मंजूर हो गया, हो ही जाना था, आप लोग बहुत ज़्यादा मुतमईन थे, कुछ लोग नहीं आए, वो क्यों नहीं आए पहले ये बता दीजिएगा। थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आपको याद करा दूं, एक तो हमें सबसे आपको ना एक मिसिंग पर्सन का इश्तिहार दूं और ये सबको छोड़ दे। तलाशे गुमशुदा जो थे ना वो तो थे हमारे ऑपोजिशन लीडर साहब। देखिए ऑपोजिशन का काम यही था और उन्होंने क्या कहना था, मैं थोड़ी सी स्टेटमेंट बता दूं। किसी ने कहा था हम लात मार कर हुकूमत गिरा देंगे, किसी ने आर पार करना था, किसी ने पीडीएम बनाई हमें गिराने के लिए, और बहुत से डीप पॉकेट जो आपने बैठे हैं उन्होंने हुकूमत गिरने की तारीखें दी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेकर सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन तक इन्हें हर महाज में, और अब बजट पास कराने से लेकर, देखिए ये जो तारीखें देते थे ना, तारीखों पे तारीखें, आज हुकूमत जा रही है, आज ये हो गया, आज ये हो गया, तो आज सबको मुंह उठानी पड़ी। और इससे ज्यादा आपको क्या बताएं कि बजट के अंदर, और बजट अगर आपने नाकाम भी बनाना था तो ये तो अपोजिशन लीडर को होना चाहिए था। तो इसलिए हम तो ये समझते हैं कि ये अपोजिशन पहले भी ना अहम थी, अब ना अहम है, ये सिर्फ आकर मीडिया पर स्टेटमेंट्स दे सकते हैं और स्टेटमेंट्स के बाद इनका सिर्फ काम ये है कि हुकूमत के अच्छे कामों को भी ट्विस्ट करना। अच्छा, लेकिन आलिया साहिबा जिस तरह आप कह रही है ना कि अच्छे कामों को भी ट्विस्ट करना, ऑपोजिशन आप पे इल्जाम भी लगा रही है, वो कह रही है कि बजट पास कराने के लिए आप लोगों ने एमएनएस को तरक्याती फंड्स के नाम पर रिश्वत भी दी है, कैसे ये? देखिए जी, ऑपोजिशन से सिर्फ इतना पूछें कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब सिर्फ जाने से 1 महीना पहले 100 अरब अपने एमएनए से क्यों बांट कर गए थे। ऑपोजिशन से सिर्फ इतना पूछें कि जो नवाज शरीफ का सवाबी फंड था वो 30 अरब रुपए का उन्होंने अपने जाती खर्चे थे और 70 अरब रुपया उन्होंने अपने एमएनए से बांटा था। या आप उनसे ये पूछें कि ये अपने लोगों को, जो पीपल्स पार्टी का दौर था, रेवड़ियों के भाव, ये जो आप जिससे कहे ना कि ये पैसे भी बांटा करते थे और तरक्याती काम भी करवाया करते थे।
मैं सिर्फ इनसे ये सवाल करती हूँ कि ये हरकतें ये खुद करते रहे हैं, अब उन्हें ये लग रहा है कि अगर ये बजट पास हो गया है तो उसके पीछे ये सारे हथकंडे होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हम पहले दिन से यही कहते आए हैं कि तहरीके इंसाफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब सरबराही में मुत्तहिद है, और इसी तरह कल हमने शो किया है, और हमने ये शो किया है कि सियासत के पूरे कचरे सिर्फ 138 लोगों को इकट्ठा कर सकती है, उसके अगेंस्ट माशाल्लाह हमारी पार्टी, हमारे पार्लिमानी मेंबरान सब इंटैक्ट थे, और सबने देखा है कि किस तरह से हमने ये नारे लगाए हैं कि अगर पाकिस्तान को कोई बचा सकते हैं तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बचा सकते हैं। ठीक है आलिया साहबा, ये भी बता दीजिएगा कि अब आगे क्या करना है, हुकूमत की आगे की प्लानिंग क्या है। ठीक है, बजट मंजूर हो गया, आपने फाइनेंस बिल जो है वो मंजूर करवा लिया, 6 वोट आपके कम नज़र आए, 178 वोट वज़ीर-ए-आज़म साहब को पड़े थे, 6 लोग नहीं थे, उनकी निशानदेही कर ली गई। और दूसरा ये बताइए, आप कोई अपोजिशन से बात की जाएगी, ऐवान को चलाते हैं, आगे लेकर चलते हैं, आवाम की बेहतरी के लिए कुछ काम करना है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा फोकस ऑपोजिशन कभी भी नहीं थी, हमारा फोकस CDM कभी भी नहीं थी, हमारा फोकस इकोनॉमी थी। हमने इकोनॉमी जो हमारी अब टेक ऑफ कर चुकी है, उसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि उसका रिलीफ हमने अपने आम आदमी तक पहुंचाना है, चाहे वो हमारा किसान हो, चाहे वो हमारा छोटा कारखानेदार हो, चाहे वो हमारा मुतवस्सित तबका हो, उसके समरात आम आदमी तक पहुंचाने हैं। और अगले ये 2 साल हमारे आम आदमी के लिए हमने अपने वक्त कर दिए हैं। तो हमारी तो इस वक्त जो हालात है आपने देखा है, माशाल्लाह सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है, एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं, उसके अलावा हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें इंडस्ट्रीज लग रही है, तो अब अवाम को रोजगार देने का, अवाम की मुश्किलात हल करने के अगले 2 साल है। हमारा फोकस न कल ऑपोजिशन थी ना आइंदा ऑपोजिशन है, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ ये ना सिर्फ जब गवर्नमेंट में थे तब इतने नाअहल थे, ये तो ऑपोजिशन भी नहीं कर सकते। अच्छा आलिया साहब, बजट तो मंजूर हो गया, बजट आ भी गया है, अब बताएं कि अगले साल क्या महंगाई में अब कमी देख रही हैं? देखिए, मैंने आपको जिस तरह से बताया है, मैं थोड़ा सा डेटा आपको डेटा से बता दूं, क्योंकि हमने हर उस चीज पर जो हमारे आम आदमी को इफेक्ट करती है, हमने हर उस चीज के ऊपर अपने टैक्सेस को कम किया है, हमने हर उस चीज पर जो हमारे बिजनेस को ग्रो करता है, हमने उस चीज पर टैक्सेस कम किए हैं। हम सिर्फ इस वक्त ये चाहते हैं कि इस मुल्क में खुशहाली आए, इस मुल्क से ये जो सारी चीजें कि आपने देखा है सरमायाकारी यहाँ से चली गई थी, यहाँ पर हम एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी लेकर आए थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म हो गई। तो मैं सिर्फ आवाम को ये बताना चाहती हूँ कि अब सिर्फ उनको रिलीफ देने का टाइम है, और इसमें सबसे नंबर 1 महंगाई है। हमारी पूरी कंसंट्रेशन है कि हम अपने आम सारिक को, हमारे जो आम लोग हैं, हमारे जो गरीब तबका है, हम उनको रिलीफ दें, उनको इस महंगाई से जो, जबकि मैं आपको बताऊं, जिससे आपको भी पता है कि फूड इन्फ्लेशन होगी, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड 40% बढ़ गई है, और हमारी 70% जो फूड प्रोडक्ट्स है वो भी हम इम्पोर्ट करते हैं। बट स्टिल हम ये चाहते हैं कि दुनिया के कंपैरिजन में हम जो अपना गरीब तबका है उसको जितना रिलीफ दे सके, तो उसके लिए हम टारगेटेड सब्सिडीज लेकर आ रहे हैं, उसके लिए हम बिलासूद कर्जे लेकर आ रहे हैं, वो अपने घर बना सके, अपनी गाड़ी खरीद सके, अपने एसेंशियल आइटम सब्सिडाइज कर ले सके, क्योंकि ये हुकूमत का काम है अवाम को ये सब कुछ प्रोवाइड करना, और हम करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक है जी। आलिया हमजा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप बात कर रही थी, और पर उम्मीद है कि अब बजट तो मंजूर हमने करवा लिया है, और ये साल आवाम के लिए अच्छा होगा, और आवाम के लिए कई पॉलिसीज़ हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जिससे आवाम को फ़ायदा हो रहा होगा। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आवाम को फ़ायदा होगा। बिल्कुल ऐसी, और हमें यहाँ पे लेना ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान।